नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। देश की अदालतें रोज एक न एक ऐसे फैसले देती हैं जो कि सातवें आश्चर्य जैसा हो जाता है। मामला 7 फरवरी 2021 इसी साल का है, जब जोशीमठ इलाके में बादल फटने से जल प्रलय हुआ था और करीब 200 लोग मारे गए थे। उस मामले में ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिसमें अतुल सती मुख्य हैं, संग्राम सिंह हैं, उसके अलावा सोहन सिंह हैं, कमल रतूड़ी हैं और एक सज्जन और हैं भवान सिंह। इन 5 लोगों ने मिलकर एक याचिका दायर की और मांग की अदालत से कि उन कंपनियों को दोषी करार दिया जाए, उन्हें सजा दिया जाए या मुआवजा दिया जाए, जो भी मांग रखी हो, कि उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस मामले में अदालत यानी 2 न्यायाधीश, जिनके नाम है RS चौहान, मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट, और उनके साथ थे न्यायमूर्ति आलोक वर्मा, इन 2 लोगों की खंडपीठ ने यह जो 5 सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके हमने नाम लिए, उन पर ही कार्रवाई की और 10-10 हजार का फाइन लगाया और कहा कि ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। इस बारे में और विस्तार से हम जानेंगे, इस पूरे मसले को समझेंगे और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे फैसलों की जड़ों में क्या है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 लोग हैं, दोनों उत्तराखंड से हैं। दोनों लोग लगातार उत्तराखंड की राजनीति से लेकर समाज तक और पर्यावरण में सक्रिय रहते हैं। सबसे पहला परिचय, इंद्रेश मैखुरी हमारे साथ, वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने लगातार इस मसलों को लिखा भी है। उसके अलावा हमारे साथ राजीव नयन बहुगुणा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार सामाजिक मसलों पर सक्रिय रहते हैं। इन 2 लोगों से हम जानेंगे। सबसे शुरुआती बातचीत इंद्रेश मैखुरी से। मैखुरी साहब, आप बताइएगा कि असल में पूरा मसला क्या है विस्तार से, जिसके कारण यह फैसला आया है। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि 7 फरवरी 2021 को जोशीमठ के इलाके में भारी तबाही हुई। ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, साफ हो गया एकदम। और उससे डाउनस्ट्रीम 5 किलोमीटर नीचे तपोवन विष्णुघाट निर्माणाधीन परियोजना है, जिसको NTPC बना रही है 520 मेगावाट की। उस परियोजना में भी भारी मलबा भर गया। तो इन कंपनियों पर जिम्मेदारी आयद हो, क्योंकि जिस दिन ये आपदा आई है तो खास तौर पर तपोवन विष्णुघाट परियोजना में किसी तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, कोई सायरन तक वहां नहीं था जो कि खतरे का आभास लोगों को कराता और लोग बचने की दिशा में बढ़ते। किसी तरह से रेस्क्यू का कोई प्लान नहीं था यदि ऐसी आपदा आ जाए तो इस तबाही के लिए जिम्मेदारी आयद हो, इस बात को लेकर के ये जो इन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है, वो पर्यावरणीय स्वीकृति 7 फरवरी के बाद उसका कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि ये परियोजनाएं तहस नहस हो गई है। लिहाजा पुरानी पर्यावरणीय स्वीकृति कैंसिल की जाए। इसके अलावा इन परियोजनाओं को बंद किया जाए। इसके साथ ही इन पर आपराधिक लापरवाही बरतने का मामला चले और ऋषिगंगा और NTPC वाली परियोजना यानी तपोवन विष्णुघाट परियोजना में दोनों में अलग अलग मुआवजा मिल रहा है, क्योंकि NTPC ने 20 लाख रुपया मुआवजे की घोषणा की है। ऋषिगंगा वाली परियोजना में 5 लाख रुपया मुआवजा ले दे करके सरकार जो दे रही है वो मिल रहा है। तो दोनों एक ही आपदा के 2 पीड़ितों को अलग अलग मुआवजा न मिले। और रैणी गांव जो कि चिपको का गांव है और जो उसके बाद से एकदम तबाही के कगार पर खड़ा है, तो उसका पुनर्वास को इन 5-6 मांगों को लेकर के 5 लोग हाईकोर्ट गए, जिनके नाम आपने बताए, जिसमें संग्राम सिंह है, भवान सिंह राणा है, सोहन सिंह, कमल रतूड़ी और अतुल सती। ये 5 लोग हाईकोर्ट गए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पहली ही पेशी पर बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। और फैसला बहुत ही अद्भुत। उसमें लिखा है कि द पिटिशनर्स क्लेम टू बी सोशल एक्टिविस्ट, यानी कि पिटिशनर्स का दावा है, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वो सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। और लगभग ऐसी भाषा उनके निवास के बारे में भी है। लिखा है द पिटिशनर्स क्लेम टू बी रेजिडेंट्स ऑफ रैणी, द पिटिशनर्स क्लेम टू बी रेजिडेंट्स ऑफ जोशीमठ। अब ये क्लेम टू बी रेजिडेंट्स क्या होता है? उनका आधार कार्ड उस याचिका के साथ लगा हुआ, तो उनके आवास पर भी एक तरह का संशय वाली भाषा का प्रयोग किया गया है और उनके सामाजिक कार्यकर्ता होने पर भी संशय वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। और इससे आगे अदालत ने कह दिया कि ये तो हाईली मोटिवेटेड है, ये किसी के हाथ की कठपुतली है, कोई इन कठपुतलियों को नचा रहा है और कोई अदृश्य हाथ इसके पीछे है। और ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी और उसके साथ साथ प्रत्येक याचिकाकर्ता
पर 10,000 रुपया फाइन लगा दिया। अब इसमें थोड़ा सा बस ये 5 याचिकाकर्ता जिनको अदालत ने कहा कि ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है या है भी, ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं, तो सिद्ध करने का एक तो अवसर नहीं मिला कि पहली सुनवाई में कोई ऐसा अवसर होता नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये जान लेना जरूरी है कि ये 5 याचिकाकर्ता है कौन। तो संग्राम सिंह जिनके नाम से मुकदमा है, संग्राम सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य, ये मुकदमा। तो इसमें जो एक पिटिशनर है उनका नाम है भवान सिंह राणा। भवान सिंह राणा रेणी गांव के चुने हुए ग्राम प्रधान है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव था कि इस मसले पर हाईकोर्ट जाया जाए, इसलिए वो हाईकोर्ट गए। संग्राम सिंह जिनके नाम से मुकदमा है, जो मुख्यवादी है, तो संग्राम सिंह क्षेत्र पंचायत के पूर्व सदस्य रहे हैं उसी इलाके से। इससे पहले इसी परियोजना ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के मामले में एक बार वो हाईकोर्ट जा चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब 7 फरवरी की आपदा आई, उसके बाद जिन लोगों की सबसे ज्यादा खोज हुई कि किनसे बात करनी चाहिए, तो अतुल सती के अलावा जो दूसरे आदमी जिनकी खोज हो रही थी वो संग्राम सिंह थे, जिनको सब मीडिया चैनल वाले ढूंढ रहे थे। तो संग्राम सिंह पहले भी हाईकोर्ट जा चुके, तब हाईकोर्ट ने नहीं पूछा कि वो कौन है। तीसरे जो याचिका करते हैं उनका नाम है सोहन सिंह, और वो चिपको आंदोलन की प्रसिद्ध नेता, पूरी दुनिया में जाने जाने वाली नेता गौरा देवी के पोते हैं। चौथे याचिकाकर्ता कमल रतूड़ी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, पिछले 20 सालों से उस इलाके में लगातार आंदोलनों संघर्षों से जुड़े हैं, बेरोजगारों के आंदोलनों से, जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध के आंदोलनों से। 5वें याचिकाकर्ता जो है वो, उनका नाम है अतुल सती। वो सीपीआईएमएल की स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य हैं। पिछले 20-25 सालों से लगातार जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर के पर्यावरण के तमाम सवालों पर लड़ते लिखते बोलते हैं। एक जमाने में 90 के दशक में पत्रिका उन्होंने निकाली उत्तराखंड आंदोलन के समय, जिसका नाम था शायद संभावना, जिसके वो संपादक प्रकाशक दोनों थे। और हाल के दिनों में भी पूरे देश में एक तरह से वो जोशीमठ के सवालों पर रेफरेंस पर्सन है, संदर्भ व्यक्ति है, जिनको सब भूलते हैं। लोग तो इन सारे लोगों को जी, आपने जो बताया 5 लोगों के बारे में, संग्राम सिंह, सोहन सिंह, अतुल सती, भवान सिंह और कमल रतूड़ी, ये 5 लोगों का जो परिचय आपने बताया, उससे साबित होता है कि वह सामाजिक लोग ही हैं। हमारे साथ राजीव जी हैं, राजीव नयन बहुगुणा। राजीव जी, आपके पिता खुद, और आप खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिता तो आपके जाने माने सुंदरलाल बहुगुणा बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता रहे। एक चीज हमें बताइए कि यह जो सरकार या हमारी अदालतें जिस पर यह फैसला आया है, जो जानना चाहती है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं या नहीं, इसमें संदेह है। अगर अदालतें इस तरह के सवाल पूछने लगे और संदेह जाहिर करने लगे, तो क्या कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास तरीका है, कोई आई कार्ड बनता हो, कोई राशन कार्ड बनता हो, जिसमें ये लिखा हो कि फला आदमी जो है जाना माना सामाजिक कार्यकर्ता है, और वो साबित कर पाए? बेशक। और देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, और इस समय हम अपने देश के जिस सबसे सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, इसमें जो देश की सर्वाधिक विश्वसनीय संस्थाएं थी, या सर्वाधिक नहीं तो कम से कम जिन पे एक आशा थी, और ये था कि न्याय नहीं होगा तो अन्याय भी नहीं होगा, तो वो ध्वस्त हो गई है, वो कोलैप्स हो गई है। और अब न्यायमूर्ति को क्या कहें कि सामाजिक कार्यकर्ता होने की कहीं डिग्री मिलती हो, उसका कहीं से कोई प्रमाण पत्र मिलता हो, तो न्यायमूर्ति ये भी बता दिए होते। जो 3-4 नाम इंद्रेश ने गिनाए हैं, तो उनमें से अधिसंख्यक को मैं जानता हूँ, और वो सामाजिक नहीं तो असामाजिक तो कम से कम नहीं है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इसी स्थिति के लिए कहा गया कि बने हैं अहले हविस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहे। तो जब इसे कहते हैं, हमारे गढ़वाली में एक कहावत कहते हैं कि पानी का धारा में आग लगने, यानी जब पानी के स्रोत में ही आग लग गई तो उसे बुझाए कौन। तो ऐसा मेरे ख्याल से ऐसे विचित्र फैसले, ऐसी विचित्र टिप्पणियां अदालत की तरफ से शायद कमी आई होंगी, और ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और अब आप इसके बाद अपील जाके करेंगे कहाँ, जब अदालत ने, और वो भी बड़ी अदालत ने, छोटी अदालत नहीं, बड़ी अदालत, हाई कोर्ट बड़ी अदालत होती है, जब उसकी ये टिप्पणी है, उसकी ये धारणा है, और उसका ये मानना है, तो तब अब अपील भी कहाँ की जाए, किस जगह की जाए। तो इस स्थिति को निपटने का जो मैं समझता हूँ, एक ही उपाय है कि समाज स्वयं जागृत हो, समाज
स्वयं ऐसी स्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब अदालतें, आप देख रहे हैं कि मीडिया की क्या हालत हो गई, मीडिया किस तरह से दिन रात एक ही राग अलापता रहता है, और जब अदालतें भी इस तरह एक पक्षीय होकर, जो लगता है कि जो न्याय की पीठ है उसने न्याय की तरफ पीठ कर दी है, और न्याय की तरफ वो भी सत्ता की तरफ एक पक्षीय होकर अपने फैसले देने लगी है, अपने बयान देने लगी है। ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और इन स्थितियों से पलायन भी नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि अदालत ने कह दिया तो हम अपना जीवन जीना छोड़ दें, या अपने प्राकृतिक संसाधनों को लूटने दें, अपनी नदियां हम बूचड़ों के हवाले कर दें। हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इन सारी स्थितियों के लिए समाज को ही तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आखिरी मार समाज पे ही पड़नी है। इंद्रेश जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खुद आंदोलनकारी हैं। लगातार आप लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, लड़ते हैं। राजीव जी, वो बात कह रहे हो मार्के की है कि जब उन्होंने जो एक लाइन कही, मैं नहीं दोहरा पा रहा हूं, लेकिन जल के स्रोतों में ही जब आग लग जाए तो फिर हम कहाँ लेकर जाएं, इंसाफ की मांग कहाँ करें। तो क्या समाज की स्थिति क्या लगती है आपको, कि क्या इस मामले में कोई सामाजिक सपोर्ट मिलता हुआ इन आंदोलनकारियों को अदालत के मुकाबले दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की है, और पूरे देश के भीतर ही एक जो जागरूक हिस्सा है उसकी इस पर प्रतिक्रिया हुई है। और इसके साथ ही कल हमारे साथी अतुल सती जी ने बताया कि रेणी में बाकायदा इस सब बातों को लेकर के एक बैठक हुई रेणी गांव, और ये हुआ कि इस मसले को और आगे बढ़ाया जाए। तो कम से कम वहां के स्तर पर वो जो गांव है रेणी, जो कि चिपको का प्रसिद्ध गांव है, लड़ने के लिए जाना जाता है, तो वो गांव तो खड़ा होकर के इस बात के लिए तैयार हुआ है कि नहीं, इसके खिलाफ तो लड़ना चाहिए, इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। तो ये बात हुई है। एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये कोर्ट के फैसले के संदर्भ में, कि जो अदालत ने कहा, जो दोनों विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि इनके पीछे कोई अदृश्य हाथ है और ये किसी के हाथ की कठपुतली है। तो ये एक तरह से इन लोगों के पूरे सामाजिक जीवन में जो इनकी अर्जित ख्याति है, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के पास कोई चीज है जो होती है, उसको ध्वस्त करने की कोशिश है। तो जैसे इनसे ये अपेक्षा है कि ये सिद्ध करें कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है, वैसे ही अदालत को तो ये सिद्ध करना चाहिए, बताना चाहिए कि उसको वो इस नतीजे पर पहुंचने का क्या आधार है, कैसे वो इस नतीजे पर पहुंची। तो अस्तित्व सबूतों के आधार पर ही है ना। तो इन दो जज जो साहिबान है, आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा, उनको भी बात तो आपकी ठीक है, पूछी जानी चाहिए कि मतलब आखिर कैसे ये फैसला आया है। खैर, ये अदृश्य शक्ति की बात जी, इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई तो आधार होगा, और पहली सुनवाई पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना और बहुत ही कठोर भाषा का प्रयोग करना, तो ये तो उनके बारे में कहा जा रहा है, याचिकाकर्ताओं के बारे में, कि वो मोटिवेटेड हैं। तो लेकिन लगता है कि कोई खास पूर्वाग्रह, कोई आग्रह, कोई दुराग्रह है जिसके चलते कि इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का फैसला किया गया। राजीव जी, अभी एक बात कह रहे थे आपकी, तमाम हमारी संस्थाएं मतलब फैसलों में, अपने निर्णयों में अजीबोगरीब हो रही हैं, कि इसी के आसपास एक आप बात कह रहे थे। तो ये हमारे दो जज साहब अदृश्य हाथ देख रहे हैं, क्या हमें भी हक है कि इनके अदृश्य हाथ भी हम देख पाए, जिनकी वजह से इन्होंने अदृश्य हाथ देखे हैं इन सामाजिक कार्यकर्ताओं? क्या जनता को ये हक नहीं है कि क्यों ये फैसला दिया गया? और जैसे कि विद्वान न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि इसके पीछे किसी कोई अदृश्य हाथ है और ये किसी के हाथों की कठपुतली है, तो उनकी टिप्पणी से ही ये समझ में आ जाता है कि कौन किसके हाथ की कठपुतली है। और इस समय जो स्थिति है कम से कम अदालतों की, तो मुझे ब्रिटिश काल की अदालतें याद आती हैं कि वो किस तरह से सरकार के या शासन के या ब्रिटिश एम्पायर के पक्ष में होकर फैसले देती थी, और उन फैसलों का फिर लोग मुकाबला करते थे। जो स्वाधीनता सेनानी थे, आप अगर 1920 से लेकर और 1942, 44, 47 तक का परिप्रेक्ष्य देखें, तो उनमें अदालतों के अधिसंख्य फैसले, ज्यादातर फैसले आवाम के खिलाफ रहे हैं, जनता के खिलाफ रहे हैं और सरकारों के पक्ष में रहे हैं, क्योंकि वो अदालतें सरकार की थी। इस समय स्वतंत्रता के उपरांत हमने ये उम्मीद की थी, और ये ठीक ही उम्मीद हमने की थी, कि अदालतें सरकार की नहीं है, वो किसी
शान की किसी पार्टी की नहीं है, बल्कि अदालतें स्वतंत्र हैं। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतों ने फिर से ब्रिटिश काल की अदालतों का रूप धारण कर लिया है, और उस समय जैसे कि गांधी, भगत सिंह, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस उन अदालती फैसलों का मुकाबला करते थे, वो हमारे सामने उदाहरण है, वो हमारे सामने उनकी मिसाल है। तो जिस तरह से उन्होंने, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष ने उन अदालती फैसलों का मुकाबला किया, इसी तरह से हमें वर्तमान अदालतों के फैसलों का, इस तरह की टिप्पणियों का मुकाबला करने के लिए तैयार होना है। ये आखिरी बातचीत, आखिरी जानकारी इंद्रेश जी आपसे कि इसके बाद जो आंदोलनकारी हैं उनके आप टच में हैं, उन्हें आप जानते हैं, माफ करिएगा, अतुल सती समेत सारे लोगों को, क्या आगे की रणनीति है? क्या वो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ही गंभीर उस तरह का फैसला है, जैसे मैंने कहा कि उनकी साख को भी प्रभावित करने वाला फैसला है, और समाज के भीतर भी एक चिंता व्याप्त हुई है रेणी में। पहली बार जब लोगों ने इस बात को सुना, तो ग्रामीण लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, तो उनको ये घबराहट भी हुई कि बताइए, अदालत ने ऐसा फैसला दे दिया तो अब ये जो हमारे विस्थापन और पुनर्वास की बात हो रही है, ये भी खटाई में पड़ जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि वहां हमारे साथी अतुल सती भी गए, उन्होंने मीटिंग किया, और वकीलों से भी लोग टच में हैं, ये बात कर रहे हैं, और इसमें दो तरह के मत शुरुआती तौर पर आए कि क्या रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए, यानी पुनर्विचार याचिका में जाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और अंततः लोग इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन तो से कुछ बहुत हासिल नहीं होगा, लिहाजा हाँ, उन्हीं के सामने वो होता है रिव्यू। तो जिन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी, तो हद से हद ये होगा कि वो जुर्माना कुछ कम कर देंगे, कुछ कठोर शब्द हटा देंगे। लेकिन असल मसला तो जो शुरू में मैंने जिक्र किया कि याचिकाकर्ता जो मांग कर रहे हैं, असल मसला तो उन परियोजनाओं को लेकर के उनकी जिम्मेदारी तय करने का, राहत पुनर्वास का है। तो लिहाजा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता लोग देख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ये फैसला ऐसा तो नहीं लगता देख के कि जो मुद्दा है वही कहीं हाशिए पर ना पड़ जाए? इस तरह के फैसलों के बाद ऐसा भी होता होगा, क्योंकि जो याचिकाकर्ता है खुद ही अभी अपना अस्तित्व, अपनी पहचान उसको बचाएं या उस मुद्दे को, तो ऐसा तो नहीं कि उस मुद्दे को हाशिए पर डालने की भी एक तौर तरीका है ये फैसला? निश्चित ही ऐसा भी लगता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के सामने ये एक तो संकट ये है कि वो कोई बहुत धन संपन्न लोग नहीं है, बल्कि जन सहयोग से हाई कोर्ट गए जैसे तैसे करके, और अब सुप्रीम कोर्ट भी जाना है तो फिर जनता से सहयोग लेकर के ही जाना है। तो लिहाजा 10,000 रुपए का जुर्माना उनके लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात, तो इसके चलते उनको थोड़ा पीछे धकेलने की कोशिश ये है। और एक और बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि अभी 3-4 दिन पहले मैं इस राज्य में, उत्तराखंड में जो नए नवेले ऊर्जा मंत्री बनाए गए हरक सिंह रावत, उनका एक बयान देख रहा था, और वो कह रहे थे कि भाई ऊर्जा प्रदेश बनाने में ये जो पर्यावरणविद लोग हैं, ये कुछ एनजीओ वाले लोग हैं, इन्होंने बड़ी बाधा पैदा की है। तो 2-3 दिन पहले राज्य का ऊर्जा मंत्री ऐसा बयान देता है, और उसके 2-3 दिन बाद उच्च न्यायालय भी तकरीबन वैसा फैसला करता है। तो इससे लगता है कि एक खास तरह की धारणा तो सत्ता प्रतिष्ठान में है कि ऊर्जा के लिए दिखाई दे रहे हैं, अदृश्य हाथ किसी हद तक। हाँ, क्योंकि आप देखिए तो जैसे ही 7 फरवरी की आपदा हुई, तो केंद्र में जो ऊर्जा राज्य मंत्री थे, जिनको अभी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया आर.के. सिंह, उन्होंने सबसे पहले वहां जाकर के कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि परियोजना शुरू की जाए। त्रिवेंद्र रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इस आपदा को जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ प्रोपोगेंडा के तौर पर इस्तेमाल, विकास के खिलाफ प्रोपोगेंडा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक तरह की संगति सारे व्यवहार में है। लिहाजा इस मामले में सब एकजुट हैं कि परियोजना और परियोजना निर्माताओं पर किसी तरह का सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, परियोजनाओं के जो दुष्प्रभाव हैं उनका खुलासा नहीं होना चाहिए। तो ये कोशिश तो इसके जरिए है। शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इंद्रेश मैखुरी और वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा। राजीव जी रास्ते में थे, इसलिए कई डिस्टरबेंस आए, लेकिन इंद्रेश मैखुरी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। आखिर बात पर अगर आप लोगों का ध्यान गया हो तो ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का संदर्भ 2 दिन पहले आना और उसके 2 दिन बाद फैसले का आना बताता है कि अदृश्य हाथ सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर कोर्ट कब तक खोज पाएगी, यह सवाल है। लेकिन यह बहुत साफ है कि अदृश्य हाथ अदालतों तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद फैसले बदल जाते हैं और
पीड़ितों को लेकर कोई फैसला आए, 200 लोग जो मरे हैं उनको लेकर कोई बात हो, कंपनियों की लापरवाही पर कोई कड़ा आदेश आए, यह सब हाशिए पर गया। और अब मुख्य सवाल यह उन 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बन गया है जो कि अब यह साबित करें या यह अदालत को बताएं कि नाजी महामहिम हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रातों दिन इन्हीं लोगों के बीच लगे रहते। धन्यवाद आपका बातचीत। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।